चलो सुनो बच्चों, फेमा के अंदर हम लोग आज शेड्यूल 1 से बात करने वाले हैं। होमवर्क दिया था तुम लोगों को। फीफा 5R3P। अबे तुमने सारे रेमिटेंस है, अबे बाउलो, अबे पिक्चर हो। रुको, इतने तेजस्वी लोग हैं, अब मेरे को ही करने दो कुछ। चलो तूने भी एक बनाया है, बता बेटा। अरे पर मेरा वो सीक्वेंस बैठ रहा, मैंने ऐसे वर्ड्स नहीं पकड़े, मतलब जो कॉमन अभी चर्चा करते हैं इसके ऊपर, अभी चर्चा करते हैं। सुनो बच्चों, मैंने आप लोगों को करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, PRI PROI की बात कर ली, सेक्शन 3 की बात कर ली, सेक्शन 4 की बात कर ली, सेक्शन 5 की बात कर ली। 5 ही चल रहा है ये। 3 किसका है? डीलिंग। 4 किसका है? होल्डिंग। 5 किसका है? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। लास्ट क्लास में बहुत सारे एग्जांपल से आपको समझाया करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए आपको। सुन लो इधर, कोई भी ट्रांजैक्शन, पहले कैपिटल अकाउंट समझना पड़ेगा हमें। कोई भी ट्रांजैक्शन जो करने वाला PRI है और उससे उसकी एसेट और लायबिलिटी ऑल्टर होती है इंडिया के बाहर, और कोई भी ट्रांजैक्शन करने वाला PROI है और उसकी एसेट और लायबिलिटी ऑल्टर होती है इंडिया में। एसेट और लायबिलिटी ऑल्टर हो रही है इंडिया में PROI की, और एसेट और लायबिलिटी ऑल्टर हो रही है इंडिया के बाहर PRI की, तो वो ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। इनको छोड़ के जितने भी बचे सब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की बहुत सारे एग्जांपल्स वगैरह सब कुछ देखे हम लोगों ने। सामने वाला यहाँ आएगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था, मैं अभी इंपोर्ट कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, माल भेज रहा हूँ, इससे मेरी कोई एसेट लायबिलिटी में फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये क्या है? करंट अकाउंट। मेरी फैमिली बाहर रहती है, मैं उनके पालन पोषण के लिए पैसे भेजता हूँ, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। कोई एसेट लायबिलिटी ऑल्टर। सेम इसका उल्टा भी कर लो, PROI है, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, लेकिन उसकी फैमिली इंडिया में रहती है, वो तो रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, वो तो PROI है। जैसे मेरा भाई PROI है, मेरा भाई कौन है? PROI है, लेकिन मेरी फैमिली, उसकी फैमिली तो यहाँ है ना, मैं उसकी फैमिली हूँ, तो मुझे पैसे भेज रहा है, रेमिटेंस। तो रेमिटेंस मैं भेजूँ, वो भेजे, दोनों केस हो सकते हैं। लेकिन वो जब मुझे यहाँ रेमिटेंस भेज रहा है तो उसकी कोई एसेट बन रही है, यहाँ पे कुछ एसेट नहीं बन रही, तो वो भी क्या हो गया? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो रेमिटेंस हमेशा किस में आते हैं? करंट अकाउंट। सेम इसी तरीके से घूमने फिरने गए, मेडिकल के लिए गए, फॉरेन ट्रैवल के लिए गए, ठीक है, कोई कल्चरल इवेंट अटेंड करने गए, कोई स्पोर्ट्स इवेंट अटेंड करने गए, इसके लिए भी पैसे खर्च होते हैं। ये सब ट्रांजैक्शन किस में आते हैं? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में मैंने आप लोगों को बताया था, 2 लाइन याद रखना। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन यूजुअली अलाउड होते हैं जहां जहां प्रोहिबिटेड है उनको छोड़ के। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन यूजुअली प्रोहिबिटेड होते हैं जहां अलाउ होते हैं उनको छोड़ के। मतलब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन यूजुअली अलाउड है, लेकिन जहां मना किया है वहां अलाउड। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन यूजुअली अलाउड नहीं है, लेकिन जहां परमिशन दे रखी है वहां अलाउड है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, प्लीज सामने देखते चलना। अब शेड्यूल 1, ये वो ट्रांजैक्शन है जो सरकार ने प्रोहिबिट किए हैं। इनकी एक चर्चा कर लेते हैं, फिर इसका एक निमेनिक बनाने को बोला था तुम्हें, बहुत अच्छा बनाया तुमने, तो इसको इसको बनाएंगे अभी अपन लोग, कुछ बन सकता होगा तो। पहले तो रेमिटेंस तो सब में ही आएगा, तो वो नहीं लेना तुम्हें। न्यूमेनिक ऐसा बनाना है जिससे कि हम लोगों को वो चीज याद रह जाए। अब रेमिटेंस तो सब में ही आ रहा है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो अलाउड नहीं है, शेड्यूल 1 में लिखी हुई है। शेड्यूल 1 में वो चीजें लिखी हुई है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोहिबिटेड कर रखी है, अलाउड ही नहीं है। क्या क्या? विनिंग फ्रॉम, ठीक है। अब जैसे मेरे को लॉटरी की इनकम लगी, ठीक है, और मुझे उसको रेमिट करना है इंडिया के बाहर, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए उसके लिए मान लो, ठीक है, या फॉरेन एक्सचेंज में ही लॉटरी लगी है मुझे, ठीक है, कोई फॉरेन की कोई लॉटरी थी, स्कीम खरीद ली मैंने, और वो पैसे मेरे को रेमिट करने हैं, मैं नहीं कर सकता, प्रोहिबिटेड है, वो कर ही नहीं सकते। तो रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग्स, ठीक है, क्योंकि ये सब सोच समझ के मना किया हुआ है। इन चीज़ों से क्या होता है? डॉलर का एक्सचेंज रेट बढ़ता है, क्योंकि डिमांड बढ़ती है इन चीज़ों से, डिमांड बढ़ने से एक्सचेंज रेट बढ़ता है, और इकोनॉमी पे गलत इफेक्ट पड़ते हैं इन चीज़ों के। हम वहाँ पे डॉलर का रेमिटेंस या यूरो का, पाउंड का रेमिटेंस अलाउ करेंगे जो नीड ऑफ द आवर है, इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, रेमिटेंस है, समझ में आता है। अब तुम यहाँ लॉटरी का धंधा चला रहे हो, इससे पैसा निकल कर आ रहा है, बाहर भेज रहे हो, तो तुम ऑथोराइज पर्सन के थ्रू भी भेजोगे तो भी अलाउड नहीं है। पहले तो मैंने आपको 2 दिन से मैं ये बात बता रहा हूँ, कोई भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन अलाउड है, बट ओनली थ्रू ऑथोराइज पर्सन। बिना ऑथोराइज पर्सन के तो कोई ट्रांजैक्शन अलाउड ही नहीं है, ठीक है। तो रेमिटेंस फ्रॉम लॉटरी पहला हो गया। सेकंड, रेसिंग, राइडिंग और इस तरह की एक्टिविटी से कोई पैसा आ रहा है तो इसको देंगे L, और रेसिंग राइडिंग को देंगे R। कोई भी रेमिटेंस जिसमें आप लॉटरी टिकट को परचेज कर रहे हो, या ये एक अलग पॉइंट है,
बैंड मैगजीन्स वगैरह को परचेज कर रहे हो। रेमिटेंस फॉर परचेज ऑफ लॉटरी टिकट्स, तो ये वापस एल है, और बैंड मैगजीन्स इसको एम देंगे मैगजीन्स को, ठीक है। अब ये बहुत सारी ऐसी मैगजीन वगैरह है जो सरकार ने बैन, अभी मैंने तुम्हें कल एग्जांपल दिया था कि बीबीसी ने कोई एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री बता दी थी पीएम मोदी जी के ऊपर, जिसकी वजह से उनकी छवि खराब हो सकती थी, तो उन्होंने बीबीसी को बैन कर दिया, और यहाँ इंडिया में जितने भी उनके ऑफिसेस थे उस पर छापे पड़े थे। तो अगर कोई आप बीबीसी या ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री जो अभी सरकार ने बैन कर रखी है, कोई भी ऐसी फुटबॉल की लीग हो या कोई भी इस तरह की चीज़ हो जो सरकार ने बैन कर रखी है और आपको वो खरीदने के लिए पैसे चाहिए, तो उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज अलाउड। तो सिंपल सी चीज़ है, हमने बैन कर रखी है तो वो तो फिर हमने शेड्यूल 1 में ही डाला होगा, वो अलाउड नहीं है। तो लॉटरी टिकट खरीदना और बैंड मैगजीन्स खरीदना। अच्छा एक बात सुन लो तुम लोग, लॉटरी टिकट तो मैं इंडिया में भी खरीदता हूँ तो भी ये बैन है एक तरीके से। कुछ स्टेट में ये इलीगल है और कुछ स्टेट में ये वॉइड है। तुमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ लिया है, महाराष्ट्र और गुजरात में तो इलीगल है, बाकी सारे स्टेट्स में वॉइड है। तो लॉटरी तो मैं इंडिया में भी खरीदूं तो भी अलाउड नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज लॉटरी है उन्हें आप खरीद सकते हो, बट तब भी वो ट्रांजेक्शन तो वॉइड ही रहेगा, ये भी बताया था। क्योंकि अभी जैसे सरकार है, उनको कोई प्लॉट का आवंटन करना है, अलॉटमेंट करना है, तो लॉटरी से ही तो निकालते हैं। लॉटरी निकलती है, जिसका निकल गया प्लॉट उसका, जिसका नहीं निकला 2000 5000 गए, ऐसे ही होता है। तो सरकार ही कर रही है उसको, तो इलीगल होता तो कैसे करती? तो इलीगल नहीं है, लेकिन फिर भी वो वॉइड तो रहेगा। लेकिन हाँ, आप सरकार के द्वारा ऑथोराइज लॉटरी है तो खरीद सकते हो उसे, ठीक है। लेकिन उसमें अगर आपको पैसा नहीं मिला या आपका चांस नहीं लगा तो आप किसी को क्लेम, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उसे वॉइड माना गया है। जब हम इंडिया की ही अलाउड नहीं कर रहे हैं तो बाहर के लिए कहां से पैसे तुम्हें फॉरेन एक्सचेंज देंगे? तो ये भी अलाउड नहीं है। सबके पीछे लॉजिक है कि क्यों मना किया हुआ है। नेक्स्ट, कमीशन ऑन एक्सपोर्ट मेड टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन जॉइंट वेंचर्स और होली ऑन सब्सिडरीज अब्रॉड ऑफ इंडियन कंपनी। इन सबको तुम देखोगे तो समझ में आ जाएगा क्यों बैन है। ये क्यों बैन है, पहले इसका मतलब क्या है। पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट मेड टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, ठीक है। मतलब कोई विदेशी कंपनी इंडिया की कंपनी जॉइंट वेंचर में बाहर गई बिजनेस करने, ठीक है। क्या बोला इसने? इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर इन अ सब्सिडरी अब्रॉड, मतलब हमने बाहर कोई सब्सिडरी खोली या किसी के साथ जॉइंट वेंचर किया, लेकिन कंपनी कहां की थी? इंडिया की कंपनी थी। बाहर किसी कंपनी के साथ या तो जॉइंट वेंचर किया या किसी कंपनी को एक्वायर कर लिया, मतलब सब्सिडरी खोल ली। अब उसके अंदर जो एक्सपोर्ट था, उसमें जो एक्सपोर्ट हुआ उसके कमीशन के ऊपर हमें पे करना था, उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज चाहिए था। तो इसमें ये रूल है कि देखो, मैं हूं एक्स लिमिटेड इंडिया में, एक्स लिमिटेड, और मैंने एक वाई लिमिटेड अपनी सब्सिडरी खोली ऑस्ट्रेलिया में, या वाई लिमिटेड के साथ जॉइंट वेंचर किया ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ से मैं फंडिंग वगैरह लेकर वहाँ पे लेके चला गया, इन्वेस्टमेंट करी इंडिया के बाहर। कंपनी इंडिया की है, बराबर सुनना। अब मुझे वहाँ पे कोई एक्सपोर्ट करना था, मिलके कोई माल वाल बनाते थे, तो मैंने इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट किया। अब वो एक्सपोर्ट की करने के लिए मैंने किसी को हायर किया और मैंने कहा हार्दिक को कि तू मेरा माल बिकवा दे, तू बिकवा देगा तो मैं तुझे कमीशन दूंगा। वो कमीशन भी मैं इसको डॉलर में दे रहा हूँ, तो मैं डॉलर विड्रॉ करूँगा और इसको पे करूँगा। तो ये अलाउड नहीं है। इसका लॉजिक ये है कि जब कंपनी इंडिया की है, आपने उनके साथ जॉइंट वेंचर किया है, तो एक तो आपका प्रोडक्ट सीधे सीधे वहां बिक जाना चाहिए, कमीशन की तो कोई बात ही नहीं आनी चाहिए। और आ भी रही है तो आप ये कमीशन, क्योंकि आप इंडिया के हो, तो इसको बिकवाने के लिए आप इंडियन करेंसी यूज करो, उसको प्रमोट करने के लिए कि आप फॉरेन एक्सचेंज यूज ना करो। इस चक्कर में ये बैन किया गया कि अगर वही कमीशन आप दे रहे हो तो इंडियन करेंसी में दो, या फिर वो अप्लाई करे कमीशन के लिए कि भैया मेरे को ये कमीशन की इनकम मिली है या मिलने वाली है, ठीक है, तो मुझे इतना पैसा चाहिए, इतना डॉलर चाहिए, वो अप्लाई करे। आपके ऊपर बैन है ये, आप ऐसे पैसे नहीं निकाल सकते। क्या देने के लिए? कमीशन देने के लिए, क्योंकि कंपनी आपकी है, इन्वेस्टमेंट आपने बाहर कर रखा है, फॉरेन कंपनी इंडिया में है, हम इसको प्रमोट करते हैं। यहाँ पे तो आप बाहर जा रहे हो, बाहर पैसा खींच के जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी बाहर हो रहा है, और उसके लिए फिर कमीशन भी दे हम आपको बाहर बेचने के लिए, तो ये अलाउड नहीं है। और एक और बात सुन लो, आगे आएगा, एक्सपोर्ट में से कमीशन नेट कर सकते हो आप,
जैसे ये बंदा ये बोले कि सर मैं बाहर से आपके लिए $500 कमा के लाया, $10 मेरा कमीशन है, तो वो $10 कमीशन काट के ही देगा, मेरे को 490 दे देगा, तो मुझे आरबीआई से मांगना ही नहीं पड़ेगा कमीशन, ये अलाउड है। लेकिन मैं $500 मेरे पास आ गए और अब मैं बोलूँ $10 मुझे चाहिए हार्दिक को कमीशन देने के लिए, ये अलाउड नहीं है, बैन है। ठीक है, तो आगे आएगा कि आप एक्सपोर्ट में से कमीशन को नेट कर सकते हो, वो कर देगा वो। तो जिस भी एजेंट को रखा है, दो इसमें रूट खुलते हैं, या तो वो इंडियन करेंसी में ले ले कमीशन, या फिर इंडियन करेंसी में लेके वो एक्सचेंज करवा सकता है डॉलर में, वो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर वो नेट कर ले। लेकिन आप पेमेंट करोगे कमीशन की तो वो अलाउड नहीं है। तो इसको अपन देंगे पेमेंट ऑफ कमीशन, या सी दे या क्या दे, पेमेंट ऑफ कमीशन का पी हो जाएगा, ये पी दे दो। नेक्स्ट, डिविडेंड बाय अ कंपनी टू विच डिविडेंड बैलेंसिंग इज एप्लीकेबल। अब ये समझाना पड़ेगा डिविडेंड बैलेंसिंग क्या होता है। अगर कोई कंपनी डिविडेंड पे कर रही है क्या देने के लिए, जिस पे डिविडेंड बैलेंसिंग के लॉ लगते हैं, डिविडेंड बैलेंसिंग का लॉ क्या होता है ये समझो। तुम मेरी तरफ देखो, आज अगर मान लो मेरी कंपनी में तुमने शेयर्स खरीदे और मैं हर साल तुम्हें डिविडेंड देता हूं, ये नॉर्मल डिविडेंड है। डिविडेंड बैलेंसिंग का क्या मतलब है कि आप लोगों ने जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में सुना था, जिसके ऊपर आपको जिंदगी भर में इंटरेस्ट नहीं मिलता और रिडीम हो जाता है, और वो मिलता है डिस्काउंट पे और रिडीम होता है पार पे या प्रीमियम पे। सुना था ये कि आज आपको मैं जीरो कूपन बॉन्ड दूंगा 90 में और रिडम्पशन होगा 100 पे, तो आपको 10 रुपये मिलेंगे, लेकिन आपको ड्यूरिंग द ईयर कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। ये था ना, सेम इसी तरह का ये चीज़ होती है। इसमें क्या होता है कि मैं मेगा को बोलूँगा कि तू मुझे 100 रुपये दे दे, सीधा बैठ बेटा, सीधा बैठ एकदम, तू मुझे 100 रुपये दे दे और मैं तेरे को क्या करूँगा 20-20 रुपये करके रिटर्न कर दूंगा 6 किश्तों में। तो मैं अगर 20-20 करके 6 किश्तें दूंगा तो 120 हो गए, और तूने मुझे 100 दिए थे, तो वो 20 रुपये जो तुझे मिल रहे हैं उसमें तेरा रीपेमेंट भी हो गया और ब्याज भी आ गया, डिविडेंड भी आ गया। तो उसे कुछ भी समझ, लेकिन तेरे को 100 के बदले में कितने मिलेंगे 120, और 6 किश्तों में वापस दे दूंगा। इसको डिविडेंड बैलेंसिंग बोलते हैं कि मैं रीपेमेंट तो कर रहा हूं पार अमाउंट का, लेकिन पार अमाउंट का रीपेमेंट इतना ज्यादा कर रहा हूं कि उसमें डिविडेंड भी आ गया। ठीक है, तो इसको डिविडेंड बैलेंसिंग बोलते हैं। अब ये कितनी अलाउड है, कहां तक अलाउड है, इसके लिए कानून बने हुए हैं। ठीक है, कि कितना डिविडेंड बैलेंसिंग का लॉ है, क्योंकि उसके ऊपर जनरल लॉ नहीं लगते। कंपनीज एक्ट में मैं तुम्हें जो जनरल डिविडेंड का चैप्टर पढ़ाऊंगा, चैप्टर 8, वो सब इनके ऊपर नहीं लगते। तो जिनके ऊपर डिविडेंड बैलेंसिंग के लॉ लगेंगे, ठीक है, वो डिविडेंड देने के लिए फॉरेन एक्सचेंज यूज नहीं कर सकता। सर फिर कैसे देगा वो, इसमें क्या बुराई है? अभी तुमने मेरी कंपनी में शेयर खरीदे हैं, ठीक है, तुम्हें मैं पैसे देने हैं मुझे, तुम कह रहे हो मैं डिविडेंड दे नहीं सकता तो तुमने मेरी कंपनी में शेयर करा है, मुझे तुम्हें वापस देना है, कैसे दूंगा मैं? शेड्यूल 1 पढ़ा रहा हूँ, प्रोहिबिटेड है ये। ऐसा भी नहीं है इतने अमाउंट तक अलाउड है, इतने अमाउंट तक अलाउड नहीं है, ऐसा भी नहीं है, अलाउड ही नहीं है। शेड्यूल 1 पढ़ा रहा हूँ, क्या नाम है इसका? फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन विच ड्रॉवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज, समझो तो सही, प्रोहिबिटेड। मैं निकाल ही नहीं सकता। क्या करूं अब बोलो? डिविडेंड बैलेंसिंग समझ में आ गई ना तुम्हें? ठीक है, क्या लॉ होती है डिविडेंड बैलेंसिंग की कि जिसमें तुम्हें जो रीपेमेंट है वो डिविडेंड के साथ वापस मिलेगा धीरे धीरे टुकड़ों में, जितना ही पैसा तुमने दिया है। अब मैं कह रहा हूं वो डिविडेंड बैलेंसिंग का लॉ मेरे पे लगता है और मुझे तुम्हें डिविडेंड देना है, तो मैं रेमिटेंस नहीं कर सकता, अलाउड नहीं है। क्यों? देखो, GDR, ADR करके कुछ बॉन्ड्स होते हैं जो हम फॉरेन कंपनी में इशू करते हैं, ठीक है, उनके अंदर डिविडेंड बैलेंसिंग के लॉज अलग से होते हैं। तो बोलते हैं अगर तुम उन लॉज को फॉलो करके पेमेंट कर रहे हो तो उन लॉज के अकॉर्डिंग कर सकते हो, फेमा के अकॉर्डिंग ये प्रोहिबिटेड है। वो लॉ को अगर आप फॉलो करते हो कि जो भी रूल्स आप पे एप्लीकेबल है डिविडेंड देने की, उतना ही देते हो आप, तो उस लॉ के अकॉर्डिंग आप पेमेंट लेके दे सकते हो। लेकिन यहां फेमा में उसे अभी प्रोहिबिटेड कर रखा है। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। नेक्स्ट, कमीशन ऑन एक्सपोर्ट। अब मैंने कोई नॉर्मल, पहले भी मैं एक्सपोर्ट पे कमीशन दे रहा था, लेकिन वो उन कंपनी का जो मैंने ये सब्सिडी अपनी बाहर क्रिएट करी थी। अब कोई नॉर्मल कंपनी है, उसको कमीशन देना है तो वो भी दे सकती है, लेकिन 10% इनवॉइस वैल्यू से ज्यादा नहीं। ठीक है, एक्सेप्ट कमीशन अप टू 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ टी एंड टोबैको के केस में 10% है। ठीक है, और बाकी के केस में पेमेंट ऑन कमीशन अलाउड नहीं है। अभी ये फिर अधूरी बात लिखी हुई है, दोनों बात सुन लो।
पेमेंट ऑफ कमीशन अलाउड नहीं है। भाई कमीशन अलाउड नहीं है तो सामने वाला मैं एक्सपोर्ट कैसे करूंगा, ये कह रहा है मेरे को एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट के ऊपर कमीशन पे करना है, अलाउड नहीं है तो गलत चीज़ है। अब अगर सपोज, बराबर सुनना मेरी तरफ देखना, अगर मान लो मेरे को ऑस्ट्रेलिया में माल बेचना है तो मैं ऑस्ट्रेलिया के मार्केट को थोड़ी जानता हूँ। अब पलाश ऑस्ट्रेलिया में रहता है तो मैंने पलाश को हायर किया कि तू मेरा माल बिकवा, तेरे को मैं 20% कमीशन दूंगा या 10% दूंगा या 5% दूंगा। पलाश ने मेरा माल बिकवा दिया, अब मुझे पलाश को कमीशन देना है और ये मना कर रहे हैं कि ये 10% की लिमिट भी किसके लिए है, टी और बाकी के लिए तो अलाउड ही नहीं है। पूरा पढ़ो, पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट अंडर रुपी स्टेट क्रेडिट रूट एक्सेप्ट कमीशन अप टू 10%, मतलब 10% कमीशन अलाउड है अगर हम टी और टैबेको को एक्सपोर्ट करते हैं, बाकियों में तो कुछ है ही नहीं। तो ये अधूरी बात लिखी हुई है, वापस से पूरा सुनना। वो जो अभी मैंने आप लोगों को बात बताई ना, उसको मैं हायर करूंगा और बोलूंगा तू एक्सपोर्ट कर और जो भी रिसिप्ट्स आए उसमें से उसका कमीशन काट के आप बाकी का फॉरेन एक्सचेंज रेमिट करवा लो। आपने पूरा रेमिट करवाया और उस पे से आपको कमीशन देना है तो पेमेंट अलाउड नहीं है। फिर वो वापस वही वाली बात है, इंडियन रुपी में अलाउड है तो आप इंडियन रुपी में दे दो और उसको बोलो तू इसको डॉलर में, यूरो में, पाउंड में, जिसमें भी करना हो कन्वर्ट करवा लेना। और ये दो रूट, ये वाला रूट सही नहीं लग रहा है तो उसको बोलो कि जो एक्सपोर्ट का अमाउंट आएगा, रियलाइज होगा, उसमें से तू तेरा कमीशन काट के बाकी का मुझे रेमिट कर देना। ठीक है, ये तरीके से। लेकिन आप अलग से पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट का कमीशन पे करने के लिए अलग से फॉरेन एक्सचेंज विड्रॉ नहीं कर सकते। तुम लोगों को ये रूल थोड़े से हार्श लग रहे होंगे कि सर ये तो मतलब हैरेसमेंट है, मतलब ये क्या है। ठीक है, जेन्युइन पेमेंट से ऊपर तक तो समझ में आ रहा था, चलो सर यहाँ मना किया तो समझ में आ रहा है, ये कमीशन वमीशन का क्यों मना कर रहे हो। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, सरकार कभी भी कोई कानून बनाती है तो हवा में बैठ के ऐसे ही नहीं होती। इन चीज़ों के ऊपर बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट्स रहे होंगे पास्ट में, कोई ना कोई बंदे ने या बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने इन चीज़ों में झोल करके कुछ ना कुछ ऐसे प्रोविज़न बनाए होंगे, जिसकी कुछ ना कुछ ऐसी कांड किए होंगे जिसकी वजह से ये प्रोविजंस ऐसे बनाने पड़े हैं। जैसे आप इनकम टैक्स में एक प्रोविज़न पढ़ोगे क्लबिंग का, क्या पढ़ोगे, क्लबिंग। उसमें आप क्या पढ़ोगे कि आज अगर मेरी इनकम है और मेरी वाइफ की इनकम है, ठीक है, तो मेरी वाइफ की इनकम भी मेरे इनकम में क्लब हो जाएगी और टैक्स मुझे देना पड़ेगा। अब कोई बंदा ये डायरेक्ट पढ़ ले तो भाई क्या बेवकूफ़ी, वाइफ अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ, ये कौन सी बात हो गई यार। तो उसका पूरा पढ़ोगे तो क्या समझ में आएगा कि मेरी वाइफ कोई कमाती ही नहीं है, वो तो मैं क्या करता हूँ, 2.5 लाख का स्लैब है तो मैं क्या करता हूँ, कुछ फीस मेरे अकाउंट में लेता हूँ, कुछ वाइफ के अकाउंट में लेता हूँ। तो क्या होता है, 2.5 लाख का स्लैब मुझे भी मिल जाता है, 2.5 लाख का स्लैब मेरी वाइफ को भी मिल जाता है। तो उसका भी 2.5 लाख तक माफ, मेरा भी 2.5 लाख तक माफ, जबकि लिमिट तो एक को मिलनी चाहिए, कमा तो मैं रहा हूं। तो ये लोग लेकर आए क्लबिंग, कि वाइफ की इनकम हस्बैंड के साथ क्लब हो जाएगी। अब ये कोई डायरेक्ट पढ़े तो उसे लगेगी क्या बात है, हैरेसमेंट है, लेकिन पीछे लॉजिक है। तो ये जितने भी पेमेंट डिसअलाउ किए हैं ना, इसके पीछे कोई ना कोई कारण रहे थे जिसकी वजह से सरकार को ये हार्श स्टेप्स लेने पड़े। और फिर बोलूंगा ये लिस्ट भी इंक्लूसिव है, इसमें अभी और भी चीजें आ सकती है, एग्जॉस्टिव नहीं है। ये बैंड मैगजीन वाला अभी आया है थोड़े टाइम पहले, पहले नहीं था ये। और इसमें नीचे लिखा हुआ भी है, दीज रूल अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम ये रूल क्या होते रहते हैं, आपको अभी अमेंडेड वाले ही है, लेकिन आपका एग्जाम होगा अभी नवंबर में, उसके पहले अगर अक्टूबर में कोई नोटिफिकेशन आ गई और सरकार ने कहा कि भैया ये भी नहीं आएगा तो वो भी जुड़ जाएगा इसमें। तो सरकार इन रूल्स को आरबीआई के साथ कंसल्ट करके बार बार अमेंड करती है। बस इतना याद रखना, मोरल ऑफ द स्टोरी, कि ये रोके हैं ना तो इनके पीछे कोई ठोस कारण जरूर रहा होगा और बहुत बड़ा कारण होगा, तो ही मना किया है कि इन कामों के लिए आप फॉरेन एक्सचेंज विड्रॉ, उससे इंडिया के इंटेग्रिटी और सोवर्जिनिटी को हार्म पहुंच रहा होगा, तो ही मना किया है। बाकी आज अगर मैं इंडिया में हूं और रुपीज में किसी को पेमेंट कर रहा हूं, कुछ अलाउड है, कुछ मना है, डिसअलाउड है, जितना मर्जी आए उतना पे करो, क्या दिक्कत है। ठीक है, इनकम टैक्स भर रहे हो, सब कुछ छुपा कुछ भी नहीं रहे हो तो सब अलाउड है। ठीक है, चलो कॉल बैक सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज, कॉल बैक सर्विसेज। ये जो कॉल सेंटर्स वगैरह चलते हैं और इसमें बहुत धांधली होती है अभी। इसके लिए फॉरेन एक्सचेंज अलग से अलाउड नहीं होता, इसके लिए अलग रूल बने हुए हैं, उस रूल के तहत आपको फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, अलग से कुछ भी अलाउड नहीं है। लेकिन बहुत सारे इंडिया में कॉल सेंटर्स गैर कानूनी तरीके से चल रहे हैं। हम जब स्टूडेंट लाइफ में थे
तो हम लोगों ने कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिए थे 10-10, 12-12 हज़ार रुपये की सैलरी के चक्कर में, ठीक है, उस टाइम पे। और मैंने तो फिर 1-2 महीने में सीए ज्वाइन कर लिया था, तो मैंने तो छोड़ दिया, मेरे दोस्त तो कर ही रहे थे, ठीक है। तो कोटा में उन्होंने पहले ज्वाइन किया, उनको बढ़िया पैसे मिले, 12 से 15 कर दिए, 15 से 20 कर दिए। अब तुम सोचो फर्स्ट ईयर के बच्चे को 20,000 रुपये मिलेंगे, वो भी आज से 10 साल 12 साल पहले, तो कैसा लगेगा, ठीक है। उसके लिए तो मज़ा ही आ गया। मतलब फिर उनकी पोस्टिंग हो गई कोलकाता में, उनको कोलकाता लेके गए, ठीक है। वहाँ 2-3 कॉल सेंटर थे, पता चला भैया यहाँ ये सब अलाउड नहीं है, पुलिस की रेड वेड पड़ गई, परेशान हो गए हो कि ये कहाँ फंस गए। उनको तो छोड़ा, जो ऑनर था वो सब चीज़ें जब्त वब्त करी हुई है। ये इन सब चीज़ों के लिए जो भी फॉरेन एक्सचेंज निकालते थे वो सब गैर कानूनी तरीके से आते थे, क्योंकि आरबीआई में जाकर लीगल रूट से डॉलर वगैरह अवेल नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है, ठीक है। इसके पीछे भी कारण है, रीजंस है सबके पीछे। किसी ना किसी समय पे कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसकी वजह से सरकार को ये रूल्स बनाने पड़ते हैं। और फिर बोल रहा हूँ ये पूरी डिटेल नहीं है, क्योंकि पूरा एक्ट में एप्लीकेबल ही नहीं है। आगे चल के इन सब चीज़ों के लिए कुछ प्रिविलेज दी गई है, इस तरीके से करते हो। जैसे अभी मैंने बोला कमीशन एक्सपोर्ट देना, एक्सपोर्ट पे कमीशन देना, तो इस रूट से अलाउड है। डिविडेंड बैलेंसिंग के लॉ में भी डिविडेंड दे सकते हो आप, रूल है उसके, लेकिन प्राइमा फेसी ये डिसअलाउड है। डायरेक्ट अगर आप लेने जाओगे तो इन चीज़ों के लिए आपको डॉलर वगैरह नहीं मिलेगा। कॉल बैक सर्विसेज का सी हो गया, ये फिर पेमेंट ऑफ कमीशन है। और लास्ट इंटरेस्ट इनकम, इसको आई दे दो, ऑन फंड हेल्ड इन नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपी स्कीम अकाउंट। एनआरआई अकाउंट होता है, खुलता है। अब वो एनआरआई अकाउंट आप जब खोलते हो तो इसमें ऐसा होता है कि जैसे आपको एनआरआई अकाउंट खोला आपने, मैं बैंक हूँ, मैंने खोला एनआरआई अकाउंट, और उसमें बहुत सारे जो लोग दुबई में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, सिंगापुर में हैं, बराबर सुनना, उन्होंने अकाउंट खुला लिया और वहाँ से कोई डॉलर भेज रहा है, कोई पाउंड भेज रहा है, कोई यूरो भेज रहा है, भेज रहे हैं वो अपनी फैमिली को रेमिट करने के लिए। लेकिन उसमें से कुछ लोगों ने दिमाग लगा दिया कि यार फैमिली को रेमिट करेंगे, ठीक है, तो इससे अच्छा एक काम करते हैं, 2-4 महीने इसी अकाउंट में पड़े रहने देते, ब्याज मिलेगा, ब्याज भी डॉलर में ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि पैसा भी डॉलर में जमा हो रहा है, पैसे से पैसा बनेगा, बाद में निकाल लेंगे। तो बैंक उनको इंटरेस्ट पे करेगी एनआरआई अकाउंट पे, उसके लिए उनको फिर डॉलर लगाना पड़ेगा, तो ये अलाउड नहीं है। तो यहाँ बैंक को बोला गया है, ये बैंक के ऊपर है पॉइंट, क्योंकि इंटरेस्ट कौन देता है, बैंक ही तो देता है। बैंक को बोला गया है कि अगर आपको एनआरआई अकाउंट पे इंटरेस्ट पे करना है तो उसके लिए आप फॉरेन एक्सचेंज ड्रॉ, सर फिर वो कैसे देंगे, या तो खुद की सेविंग में से दो, बैंक के पास भी होती है इनकम जो डॉलर में आ रही हो, उसी डॉलर की इनकम में से डॉलर के खर्चे कर दो, नहीं तो उनको बोलो कि इंटरेस्ट हम किस में देंगे, रुपीज़ में देंगे, डॉलर में अलाउड। या उनको बोलो कि तुम लोग पैसे जमा करा रहे हो, पैसे तुम लोग रुपी में कन्वर्ट करो और अपनी फैमिली को रेमिट कर दो, और फैमिली को बोलो कि वही पैसा एफडी करा ले, एफडी कराने का ही शौक है ना तुम्हें, तो रुपी में करवा लो, तुम ज़्यादा शान पट्टी कर रहे हो, डॉलर में करा रहे हो ताकि डॉलर में इंटरेस्ट मिले, ठीक है, और डॉलर का हमें पेमेंट करना पड़ेगा तुम्हें, तो बोला वो पेमेंट अलाउड आपको चाहिए, आप वो पैसा विड्रॉ करो रुपी में, और रुपी में आपको जहां भर में जितने बैंकों में एफडी करानी है करा लो, लेकिन उसका इंटरेस्ट हम तुम्हें डॉलर में पे एनआरआई अकाउंट के लिए बोल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा लॉजिक और बताता हूं मैं, एनआरआई जितना भी पैसा भारत में भेजता है, हम उस पर खुटी कौड़ी का टैक्स नहीं लेते, रेमिटेंस पे भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाते कि इतना ही भेजोगे, जितना भेजना हो। फिर ब्याज क्यों दे यार, ठीक है, ब्याज देंगे, इंडियन करेंसी में देंगे। अब तुम्हें वही अमाउंट डॉलर में दे, हम डॉलर, आरबीआई डॉलर थोड़ी छाप रहा है, तो सब ये रेमिटेंस लाने लगेंगे और वो इंटरेस्ट भी मांगेंगे, तो वो इंटरेस्ट के लिए जो डॉलर आएगा वो कहाँ से, हम लोग कहाँ से देंगे वो, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भैया उसके ऊपर, डॉलर के ऊपर इंटरेस्ट वगैरह, क्योंकि हम जब तुमसे कुछ कमा नहीं रहे हैं तो तुम्हें एक्स्ट्रा पे क्यों करें। सर आप ये क्यों बोल रहे हो एक्स्ट्रा पे करें, उनका डॉलर भी तो आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है, वो डॉलर पड़ा हुआ है, वो डॉलर को कहीं इन्वेस्ट कर दे बैंक, और वो डॉलर से डॉलर में पैसा बना ले और वो पैसा बना के पे कर दे। मैंने कहा है ड्रॉवल अलाउड नहीं है। आप आरबीआई के पास आओगे और बोलोगे मुझे दो, तो अलाउड नहीं है, आपकी जेब में है तो दे दो, कौन रोक रहा है। अभी मैंने कहीं डॉलर में इन्वेस्ट कर रखा है, डॉलर में मेरे पास इनकम आ रही है, और वो डॉलर की मैं बता भी रहा हूँ यहाँ मैंने इन्वेस्ट करा है और इनकम भी दिख रही है सब, अब उसी इनकम में से खर्चे कर दिए, उसके लिए आरबीआई को पूछना ही नहीं है, तो प्रोहिबिटेड और रेस्ट्रिक्शन का सवाल ही कहाँ पैदा हो रहा है। प्रोहिबिशन और रेस्ट्रिक्शन तब आइए ना जब उनसे पूछूंगा, उनके पास जाऊंगा, जाना ही नहीं है, मेरे पास है, मैं उसमें से दे रहा हूँ, ठीक है, और सब वाइड में होना चाहिए,
ठीक है, वाइट में होना चाहिए, समझ गए बराबर। तो ये इंटरेस्ट ऑन एनआरआई अकाउंट भी अलाउड नहीं है, इसको हम नाम देंगे आई, इंटरेस्ट ऑन एनआरआई अकाउंट। ये इतनी चीजें हैं जिसके लिए डॉलर अलाउड, विड्रॉवल अलाउड नहीं है। ड्रॉवल, ड्रॉवल मतलब आप आरबीआई के पास जाकर उनसे मांग नहीं सकते कि मुझे ये पेमेंट करनी है, प्लीज गिव मी डॉलर्स, अलाउड। फिर बोल रहा हूं, इस वाले केस में खास याद रखना, बैंक अपनी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स दूसरी जगह पे करती है डॉलर्स में, और उन इन्वेस्टमेंट से उनके पास इनकम भी आती है, और वो इनकम में से अगर वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति, अपनी इनकम में से मैं किसी को पे करूं इसमें क्या आपत्ति है। ड्रॉवल की लिमिट से कि इनके लिए आप आरबीआई के पास ड्रॉवल के लिए नहीं जा सकते। आगे बढ़ूं मैं? हाँ बेटा, 1 मिनट पॉज कर दे। बच्चों एक न्यूमेरिक बनाया इसका हमने, अभी न्यूमेरिक की बात करेंगे, उससे पहले एक बात सुन लो। न्यूमेरिक बनाते वक्त एक बेसिक रूल याद रखना कि हम लोग लॉ में, और अभी हम एफएम के साथ एसएम भी पढ़ेंगे, एसएम में भी मैं बात बहुत बार बोलता हूँ, एसएम तो पूरी थ्योरी है, 4 चैप्टर है, चारों थ्योरी है। अब उसमें एडवांटेज आएंगे, डिसएडवांटेज आएंगे, फीचर आएंगे, ये आएंगे, उसमें हमें बनाना ही पड़ेगा, लर्न करना ही करना है, कितना भी अच्छा समझा लूँ मैं, लेकिन मेरा काम लर्न कराने का भी रहेगा, नहीं तो सब बेकार है, सब समझ लिया, सब अच्छा मजा आया, ठीक है, लर्न तो करना ही है। अब एक तरीका हम लोग न्यूमेरिक में ये याद रखेंगे कि जब भी हम किसी चीज़ का न्यूमेरिक बनाएंगे तो किस टॉपिक से रिलेटेड उसे बनाया था वो टॉपिक भी उसमें जोड़ देंगे, ताकि हमें याद रहे ये किस चीज़ के लिए बनाया, नहीं तो हमें न्यूमेरिक याद रह जाएगा, टॉपिक ही भूल जाएंगे किसके लिए बनाया था ये। तो इसका मैंने ऐसे बनाया है, आरसीबी और दिल, ठीक है। अब आरसीबी हमारे दिल में बसती है, बोलो, लेकिन उसे फॉरेन एक्सचेंज नहीं देंगे, ठीक है। क्या बोला मैंने? आरसीबी हमारे दिल में बसती है लेकिन उसे ट्रॉफी नहीं देंगे ठीक है, क्या नहीं देंगे? फॉरेन एक्सचेंज नहीं देंगे। ये लिख देना ताकि हमें याद रहेगा कि हमने किसके लिए बनाया था, किन किन चीजों के लिए फॉरेन एक्सचेंज प्रोहिबिटेड है। तो आरसीबी हमारे दिल में रहती है, जहां पे दिल स्क्वायर है, एल स्क्वायर है और सी में क्यूब है, आरसीबी दिल में रहती है। हाँ हो गया, बट हम उसे फॉरेन एक्सचेंज नहीं देंगे। नहीं देंगे से समझ जाओगे ना, ये प्रोहिबिटेड है। वेरी गुड, तेजस्वी लोग हैं। अब इसमें आरसीबी का मतलब समझ लो, आर फॉर रेसिंग एंड राइडिंग, नहीं, रेसिंग एंड राइडिंग। सी क्यूब में 3 कमीशन है, कमीशन ऑन पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट, कमीशन ऑन पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट बाय इंडियन कंपनी फॉर सब्सिडरीज आउटसाइड इंडिया, ये पूरा है, और सी फॉर कॉल बैक सर्विसेज, सी सी सी। आरसीबी में आर हो गया, सी क्यूब हो गया, सी क्यूब के बाद क्या आता है? बी, बैंड मैगजीन्स, बी फॉर बैंड मैगजीन्स। फिर दिल, डी फॉर डिविडेंड, जिन पे डिविडेंड बैलेंसिंग एप्लीकेबल है। आई फॉर इंटरेस्ट इनकम ऑन एनआरआई अकाउंट्स, इंटरेस्ट इनकम ऑन, और एल क्यूब, एल स्क्वायर, लॉटरी परचेज करना और लॉटरी की विनिंग को रेमिट करना, लॉटरी परचेज करना भी और लॉटरी की विनिंग को रेमिट करना, मतलब दोनों एल है। बच्चों लर्न हो जाएगा, ये शेड्यूल 1 हो गया ये हमारा, जिसके अंदर हम फॉरेन एक्सचेंज अलाउड नहीं है, हम विड्रॉ नहीं कर सकते। चलो बाकी कल देखेंगे।